बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करते हैं स्लिप एंड ट्वेनिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो हमारे साथ स्लिप और ट्वेनिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने स्लिप डिफाइन किया था कि जब एक क्रिस्टल है, एक सॉलिड बॉडी है, उसकी दो पार्ट्स रिलेटिव मोशन करता है तो इसको हम स्लिप कहते हैं। ठीक है, जब इस तरह डिफॉर्म हो जाए, अगर रिलेटिव मोशन इस तरह हो कि बॉडी डिफॉर्म ना हो जाए तो हम कहते हैं ये स्लिप है। अगर बॉडी इसके साथ डिफॉर्म हो जाए तो इसको हम ट्वेनिंग कहते हैं। तो इस साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्लिप। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर प्राइमरीली बाय स्लाइडिंग along certain planes with one part of the crystal moving relative to another। जब एक पार्ट ऑफ द क्रिस्टल रिलेटिव मोशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर पार्ट। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम स्लिप कहते हैं। दिस ब्लॉक लाइक नेचर ऑफ स्लिप प्रोड्यूसेस क्रिस्टल ऑफसेट्स कॉल्ड स्लिप स्टेप्स इन अमाउंट्स गिवन बाय मल्टीपल ऑफ द यूनिट डिस्लोकेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी। मतलब बर्गर वेक्टर बी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये जो ऑफसेट प्रोड्यूस होता है, जो रिलेटिव मोशन होता है स्लिप में, ये बर्गर वेक्टर डी पे डिपेंड करता है। स्लिप अकर ऑन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, एटॉमिक डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना हमारे साथ स्लिप ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब एटॉमिक डेंसिटी हमारे साथ असल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ज़्यादा हो तो हमारे साथ इसको एटॉमिक डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये पेस सेंटर क्यूब है, पेस सेंटर क्यूब FCC। तो FCC हमारे साथ इसका एक पेस में बनाता हूँ, उसके कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। इसी तरह इसी कॉर्नर पे भी एक एटम होता है, इसी तरह इसी कॉर्नर पे भी एक एटम होता है, और इसी तरह इसी कॉर्नर पे भी, और हर फेस पे भी एक एटम होता है। ये हमारे साथ क्या है, FCC का एक पेस मैंने बना दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो इसको हम नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम एटॉमिक डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना हमारे साथ स्लिप ज़्यादा होगा। तो स्लिप अकर ऑन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम एटॉमिक डेंसिटी, मैक्सिमम एटॉमिक डेंसिटी वाले पार्ट्स पे हमारे साथ स्लिप ज़्यादा होगा। Slip will occur in the closed space direction which represent the shortest distance between two equilibrium। closed pack मतलब ये अब ये closed pack है। ठीक है, ये हमारे साथ closed pack है, तो इस जगह पे closed pack जगह पे हमारे साथ स्लिप आता है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारे साथ स्लिप आता है। इस तरह इसी डायरेक्शन में, इस तरह हमारे साथ इसी डायरेक्शन में, और इस तरह हमारे साथ इसी डायरेक्शन में स्लिप आता है। विच रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम एटम पोजीशन एंड हेंस द लोवेस्ट एनर्जी डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे साथ लोवेस्ट एनर्जी डायरेक्शन है। क्रिस्टलोग्राफी ऑफ स्लिप। अब हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिस्टल में पहले हमने पढ़े क्रिस्टल सिस्टम BCC है, FCC है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूब क्रिस्टल स्लिप अकर इन दी 111 क्यूब डायगोनल डायरेक्शन एंड 110 प्लेन्स। तो ये डायरेक्शन और प्लेन्स हमने पहले डिस्कस की है कि ये 111 क्यूबिक डायगोनल डायरेक्शन कौन से हैं, और 110 ये लेक्चर नंबर 9 में हमने एक्सप्लेन की है। ये जो डायरेक्शन है, ये जो सिंबल है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, और ये फैमिली ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और फैमिली ऑफ प्लेन्स हमारे साथ ये है जो कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम स्क्वायर ब्रैकेट पे शो करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन की, ये हमारे साथ डायरेक्शन, और जब साइमेट्रिकल हो, साइमेट्रिकल डायरेक्शन, तो ये हम इस सिंबल पे शो करते हैं, साइमेट्रिकल। ये लेक्चर 10 में साइमेट्री और लेक्चर नंबर 9 में हमने एक्सप्लेन किया है साइमेट्री ऑफ डायरेक्शन, वो हम इस सिंबल पे शो करते हैं। और प्लेन्स हम इस सिंबल पे शो करते हैं, प्लेन्स, और साइमेट्री ऑफ प्लेन्स हम कर्ली ब्रैकेट पे शो करते हैं, साइमेट्री ऑफ प्लेन्स। तो आप इसके लिए लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 देख सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूब क्रिस्टल में स्लिप आता है 111 क्यूब
diagonal direction and on 110 planes. स्लिप में अकर ऑन 112 एंड 123 प्लेन। तो ये 112 और ये 123 प्लेन भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ए टोटल ऑफ 48 पॉसिबल स्लिप सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड based on combination of these three slip planes in the combination 111 slip direction, ठीक है। greater number of slip system in BCC as compared to FCC। इसमें हमारे साथ 48 स्लिप सिस्टम आते हैं और हमारे साथ FCC में आपको बताता हूँ, ठीक है। FCC में हमारे साथ टोटल the diamond slip system combination of slip planes in direction vary with the material crystal lattice since the representative atomic density of planes in direction are different। मतलब हर क्रिस्टल पे मतलब BCC पे हमारे साथ स्लिप डिफरेंट होगा, BCC में स्लिप डिफरेंट होगा, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। जब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ प्लेन्स इन डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो हमारे साथ स्लिप सिस्टम डिफरेंट होगा। तो FCC में टोटल नंबर ऑफ स्लिप 12 आते हैं, BCC में टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स 48 आते हैं, ठीक है। तो FCC आप देख ली, बेस सेंटर क्यूब क्रिस्टल स्लिप अकर मोस्ट अपॉन ऑन 111 प्लेन्स and in 110 direction that are parallel to Q face diagonals, and all there are 12 such slip system, 4 111 planes and 3 110 slip direction per each 111 planes। मतलब ये मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ कि 111 प्लेन पे 4 111 प्लेन्स पे हमारे साथ स्लिप आता है और हर 111 प्लेन पे 3 स्लिप आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गई। और डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ, इसका डायग्राम इधर है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो अब ये जो प्लेन है ये FCC है और ये जो प्लेन है इस प्लेन ये हमारे साथ ये 111 प्लेन है, ये 111 प्लेन है, 111 प्लेन है, ठीक है। अब इस 111 प्लेन 3 डायरेक्शन में स्लिप आता है, इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में। इस तरह दूसरा क्यूब आप बना लें, दूसरा 111, तो उसमें भी इसमें 3 स्लिप आते हैं 3 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 110 डायरेक्शन में, इस 110 और इस 110 डायरेक्शन में। अब इस तरह दूसरी 11 उसमें भी 3 स्लिप आते हैं इन 3 डायरेक्शन में। अब तीसरा 111 उसमें भी 3 आते हैं। इस तरह चौथा 111 इसमें भी 3 आते हैं। तो ये एक फीमेल है, तो फीमेल हम करली ब्रैकेट्स में शो करते हैं इस तरह 111। तो टोटल कितने बन गई? 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, टोटल कितने बन गए? 12 बन गई। तो 12 हमारे साथ आते हैं FCC में, ठीक है। FCC में हमारे साथ कितने आते हैं? 12 स्लिप सिस्टम हमारे साथ FCC में आता है। तो इधर हमारे साथ इस स्लाइड में है कि इधर मेंशन किया है कि FCC क्रिस्टल स्लिप अकर मोस्ट अपॉन ऑन 111 प्लेन्स and 110 direction that are parallel to Q face diagonals, in all there are 12 such slip system, 4 111 planes and 3 110 slip direction per each 11 plane। हर 111 प्लेन में 3 डायरेक्शन में 3 110 डायरेक्शन में स्लिप आता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्लिप हमारे साथ बनते हैं 12, ठीक है। और इस तरह FCC में हमारे साथ BCC में हमारे साथ टोटल 48 स्लिप सिस्टम बनते हैं और ये हमारे साथ 111 स्लिप डायरेक्शन में, ठीक है। ग्रेटर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम इन BCC एज कम्पेयर टू FCC क्रिस्टल। BCC में टोटल नंबर ऑफ स्लिप हमारे साथ 48 आते हैं और FCC में टोटल नंबर ऑफ स्लिप हमारे साथ 12 बनते हैं, ठीक है। FCC क्रिस्टल हैव ए मच लोअर Thiel-Nabarro stress and contain more mobile dislocation। अब FCC में नंबर ऑफ स्लिप 12 है, इसमें 12 है और BCC में 48 है, BCC में 48 है, लेकिन FCC में मोबाइल डिस्लोकेशन ज़्यादा है बनिस्बत BCC की, क्योंकि इसमें जो नेबेरो स्ट्रेसेस है, जो ये स्ट्रेसेस है जो इस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की थी, जो डिस्लोकेशन को जो रेजिस्टेंस पेश आता है, एक बॉडी स्लिप होता है, एक बॉडी है और एक पार्ट दूसरी पार्ट के ऊपर स्लिप होता है, जिसको इस स्लिप को जो रेजिस्टेंस पेश आता है उस रेजिस्टेंस को हम पेरिल्स नेबेरो स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो चूँकि FCC में ये नेबेरो स्ट्रेसेस कम है तो इसलिए इसमें मोबाइल डिस्लोकेशन
ज़्यादा है। अगरचे इसमें नंबर ऑफ स्लिप कम है बनिस्बत BCC की, BCC में 48 है, इसमें 12 है, ज़्यादा स्लिप इसमें होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल डिस्लोकेशन, ये मोबाइल डिस्लोकेशन जो डिस्लोकेट होता है ये BCC में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन BCC में हमारे साथ नेबेरोस्ट्रेसिस ज़्यादा है, FCC में नेबेरोस्ट्रेसिस कम है, तो इसलिए मोबाइल डिस्लोकेशन FCC में ज़्यादा होता है बनिस्बत BCC की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है एन hexagonal closed packed material on the basis of the Navier-Stokes arguments, wherein the most density packed planes of greater separation would be the preferred slip planes। ये पहले मैंने बता दिया कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो, एटॉमिक डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो उतना स्लिप ज़्यादा होगा, इसलिए कहता है द मोस्ट डेंसली पैक्ड प्लेन्स। ये इसको हम क्लोज पैक हेक्सागन इसलिए कहते हैं कि ये इसकी एटॉमिक डेंसिटी ज़्यादा है। ऑफ ग्रेटर सेपरेशन वुड बी द प्रेफर स्लिप प्लेन इन हेक्सागोनल क्लस्टर वेरी विद द C/A रेशो। तो ये C और A हमने लेक्चर नंबर 10 में बता दिया कि हमारे साथ जो x1 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन और x3 एक्सिस है ये हमारे साथ A है, और z डायरेक्शन हमारे साथ हम इसको C से डिनोट करते हैं। तो जितने C/A रेशो ज़्यादा कम हो उतना स्लिप ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ द C/A रेशो इज लेस देन दैट द पर आइडियल पैकिंग देन द प्रिज्म प्लेन बिकम एटॉमिकली मोर डेंस रिलेटिव टू द बेसल प्लेन। C/A जितना कम हो, C/A मतलब अगर ये हेक्सागन है, अब ये इसकी लेंथ है, ये C है। ठीक है, इधर हम हेक्सागन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये C है, ये C है और ये वाला A है। ठीक है, ये A है, एक को हम A1 दूसरे को A2 तीसरे को A3। तो ये C/A रेशो अगर कम हो तो ये क्लोज, मतलब इस अगर ये कम हो C/A रेशो मतलब C बनिस्बत A कम हो। ठीक है, तो ये क्लोज पैक होगा, पैकिंग ज़्यादा होगी, एटॉमिक डेंसिटी ज़्यादा होगी और स्लिप सिस्टम इसमें ज़्यादा आएगा। इफ द C/A रेशो इज लेस देन पर आइडियल पैकिंग देन द प्रिज्म प्लेन्स बिकम एटॉमिकली मोर डेंस। ये प्लेन्स ज़्यादा डेंस होंगे। ठीक है, रिलेटिव टू द बेसल प्लेन, मतलब ये प्लेन ज़्यादा डेंस होगी, जितना ये कम होगा उतना ये प्लेन, ये प्रिज्म है। ठीक है, और ये बेसल प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन बेसल प्लेन है, और ये दरमियान में ये जो है ये इसको हम प्रिज्म प्लेन्स कहते हैं। तो प्रिज्म प्लेन ज़्यादा डेंस होंगे। सर्टन स्लिप सिस्टम कम्बिनेशन ऑफ सिरामिक सीम रीजनेबल इन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लें C/A रेशो जितना कम होगा उतना ये प्रिज्म प्लेन, ये वाला ये प्रिज्म प्लेन है, ये प्रिज्म प्लेन है, इतना ये ज़्यादा क्लोज पैक होगा, ये ज़्यादा डेंस होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसमें स्लिपिंग ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये हमारे साथ ये FCC है, ये BCC और ये हमारे साथ HCP क्लोज पैक हेक्सागन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल हमारे साथ 12 स्लिप आते हैं, इसमें टोटल 48 स्लिप आते हैं, और ये 110 प्लेन और 111 डायरेक्शन में हमारे साथ स्लिप इसमें आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लिप 48 आते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें हमारे साथ C/A रेशो पे डिपेंड करता है जितना मतलब इस पे कांस्टेंट नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 48 है, इसमें नंबर मालूम नहीं है। C/A रेशो जितनी कम हो उतना स्लिप ज़्यादा होगा, C/A रेशो जितना ज़्यादा हो उतना स्लिप कम होगा। ठीक है, और ये 101-0 डायरेक्शन इस प्लेन का, ये 112-0 ये मैंने लेक्चर नंबर 10 में एक्सप्लेन की, ये आप मालूम कर सकते हैं। लेक्चर 10 में मैंने हेक्सागोनल सिस्टम की तफसील डायरेक्शन की और प्लेन की मैंने उसमें बताई है, तो इसके लिए आप वो लेक्चर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लिप हमारे साथ है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है क्रिस्टलोग्राफी ऑफ स्लिप। द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड ए जनरल होमोजीनियस स्ट्रेन इन्वॉल्विंग एन आर्बिट्रेरी शेप चेंज ऑफ द क्रिस्टल। ये सिंपल है, ये डक्टाइल मटेरियल की डिफिनीशन की है, मतलब कि डक्टिलिटी हम कैसे मालूम करते हैं, डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड ए जनरल होमोजीनियस स्ट्रेन इन्वॉल्विंग एन आर्बिट्रेरी शेप चेंज
मतलब होमोजीनियसली जब शेप चेंज होता है और दोबारा ये अपनी ओरिजिनल शेप को आता है तो हम ये कहते हैं डक्टाइल है। एक बॉडी आप डिफॉर्म कर ले, इसमें फ्रैक्चर आता है, हम कहते हैं इसमें डक्टिलिटी कम है। तो ये होमोजीनियस शेप चेंज या होमोजीनियस स्ट्रेन इन्वॉल्विंग, ठीक है, ये हमारे साथ डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी हम इससे डिफाइन कर सकते, कितना ये शेप चेंज बर्दाश्त करते हैं। एबिलिटी टू विथस्टैंड ए जनरल होमोजीनियस स्ट्रेन इन्वॉल्विंग, ठीक है, जितना विथस्टैंड कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उतना ये हमारे साथ डक्टिलिटी होगा, डक्टाइल होगा। तो डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई प्लस एप्सिलॉन जेड जेड इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके साथ एक शेप है, 3D शेप है, उसको आप डिफॉर्म कर लें तो अगर आप x डायरेक्शन में स्ट्रेन मालूम कर ले, y डायरेक्शन में स्ट्रेन मालूम कर ले और z डायरेक्शन में स्ट्रेन मालूम कर ले तो इसका नेट सम 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आप मटेरियल को जितना भी डिफॉर्म कर लें, अगर आप एक साइड इंक्रीज करते हैं तो मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं, टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो डाया डिक्रीज होगा। अगर आप लेंथ डिक्रीज करते हैं कंप्रेशन से तो डाया इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया था A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ये भी हम लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। या एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई प्लस एप्सिलॉन जेड जेड इज इक्वल टू 0। An independent slip system is defined as one producing a crystal shape change that cannot be reproduced by any combination of other slip system, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट वो होगा अगर एक डायरेक्शन में आ जाए तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर अगर हमारे साथ एक डायरेक्शन में शेप स्ट्रेन चेंज होता है तो दूसरे में भी चेंज होता है, ठीक है। तो नेट सम इसका हमारे साथ 0 होता है, ठीक है। अब ज्योमेट्री ऑफ स्लिप, हम एक रॉड लेते हैं, एक क्रिस्टल रॉड हम लेते हैं और उस पर लोड अप्लाई करते हैं, शेयर लोड, ठीक है, और फिर हम उसको डिफॉर्म करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए सिंगल क्रिस्टल टेक्स प्लेस व्हेन shear stress acting on the slip plane in the slip direction reaches a critical value. From the figure 3.3 we said that the cross sectional area of the slip plane is given by a slip plane is equal to a naught cos pi। ये हमने कैसे मालूम किया, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताता हूँ। हमारे साथ ये एक क्रिस्टल है, ये जो आपको नज़र आता है ये एक क्रिस्टल है। अब ये इसका नॉर्मल ये शेप है, ठीक है। जब ये डिफॉर्म स्लिप हो गया तो इस तरह गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए नॉट, इस एरिया को जो ओरिजिनल एरिया है इसको हम ए नॉट कहते हैं। जब ये स्लिप हो गया तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह बन गया, ये स्लिप हो गया इस तरह, ये हिस्सा ऊपर गया, ये हिस्सा नीचे गया, इस तरह स्लिप हो गया। ये पहले इस तरह था फिर इस तरह हो गया, ये स्लिप हो गया तो हमारे साथ ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब ये रिलेशन हम किस तरह मालूम करेंगे, तो हमारे साथ मैं ये बनाता हूँ इधर ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये असल में इस तरह है, अब ये इसका एरिया हमारे साथ है ए नॉट, और ये जब स्लिप हो गया तो हमारे साथ ये इस तरह आ गया, स्लिपिंग के बाद ये इस तरह हो गया, तो ये एरिया मेरे साथ हो गया ए ऑफ एरिया ऑफ स्लिप प्लेन, एरिया ऑफ स्लिप प्लेन। अब इसके दरमियान ये ए नॉट और ए स्लिप प्लेन के दरमियान मैं रिलेशन पॉइंट करता हूँ। तो किस तरह मालूम करूँगा, मैं इस एरिया का नॉर्मल लेता हूँ, डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन में किस तरह मालूम, नॉर्मल से। तो ये मेरे साथ ये मैंने नॉर्मल ले लिया, ठीक है। इस तरह मैं इसका नॉर्मल लेता हूँ तो इसका नॉर्मल मेरे साथ इस तरह आएगा। तो अब एरिया टू दिस प्लेन, ये मेरे साथ ए नॉट हो गया, एरिया दिस ओरिजिनल प्लेन, ये मेरे साथ ए नॉट हो गया इसका नॉर्मल, और इसका जो नॉर्मल है ये मेरे साथ हो गया एरिया ऑफ स्लिप प्लेन। अब इधर में इसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये मेरे साथ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये ए स्लिप प्लेन नॉर्मल टू ए स्लिप प्लेन और नॉर्मल टू ए नॉट, इसके दरमियान जो एंगल है इसको मैंने फाई का नाम दे दिया। फाई एज द एंगल बिटवीन ए नॉट नॉर्मल टू ए नॉट एंड नॉर्मल टू एरिया ऑफ स्लिप प्लेन। तो कास थीटा कास पाई मेरे साथ बराबर है एरिया ऑफ स्लिप प्लेन बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एरिया ऑफ स्लिप प्लेन डिवाइड बाई ए नॉट। तो ए नॉट मेरे साथ आ जाएगा
या एरिया ऑफ स्लिप प्लेन मेरे साथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एरिया ऑफ स्लिप प्लेन आ जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई cos पाई। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने इधर हमने लिखा है। इधर हमने लिखा है ए स्लिप प्लेन, आपको नज़र आता है ए स्लिप प्लेन इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई cos पाई। ठीक है, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिंगल क्रिस्टल रॉड एंड पाई इज एंगल बिटवीन द रॉड एक्सिस एंड नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे साथ फाइंड हो गया। हमने एक क्रिस्टल ले लिया, एक क्रिस्टल रॉड सिलेंड्रिकल, और उस पर हमने नॉर्मल एरिया और उसको इस पर जो स्लिप आ गया उसका नॉर्मल, और इससे हमने ए स्लिप प्लेन मालूम किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है ये तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ एक क्रिस्टल हमने ले लिया है और उस पर शेयर लोड अप्लाई किया था, पी शेयर फोर्स, ये डिफॉर्म हो गया, स्लिप हो गया है। तो इसके दरमियान और इसके दरमियान हमारे साथ एंगल पाई है। दूसरा हमने एक और एंगल लेमडा डिफाइन किया है। लेमडा क्या है? लेमडा हमारे साथ इसका जो एक्सिस है, इसका जो ये एक्सिस है इसके दरमियान, और ये शेयर प्लेन का जो एक्सिस है ये वाला, इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे साथ लेमडा है। इस स्लिप प्लेन्स की एक्सिस और इस नॉर्मल इस एक्सिस की जो लोड है इसके दरमियान जो एंगल है उसको हमने लेमडा कहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो फर्दर द लोड ऑन दिस प्लेन रिजॉल्ट इन द स्लिप प्लेन डायरेक्शन इज गिवन बाई पी रिजॉल्ट इज इक्वल टू पी कास लेमडा। अब ये पी रिजॉल्ट क्या है? पी रिजॉल्ट हमारे साथ, अब इधर आप लोग देख ले इसको, हमारे साथ ये पी है, ये पी है, लोड इस डायरेक्शन में शेयर लगा है। ठीक है, पी रिजल्ट हमारे साथ जिसकी वजह से स्लिप प्रोड्यूस होगा वो हमारे साथ ये होगा, पी रिजल्ट हमारे साथ ये होगा। पी रिजल्ट इस पी का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से ये स्लिप फिनोमेना प्रोड्यूस हो गया, इसको हम कहते हैं प्री रिजल्ट, और इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब ये एंगल हमारे साथ लेमडा है, ये हमारे साथ इस तरह बन गया, ये परपेंडिकुलर मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये ठीक है, इस तरह हमारे साथ ये मैं ड्रा करता हूँ पी रिजल्ट, ये क्या है? पी रिजल्ट। ठीक है, अब ये मेरे साथ पी है, ये मेरे साथ पी है, ये पी रिजल्ट है। ठीक है, अब ये एंगल मेरे साथ क्या है? लेमडा है। तो कास लेमडा मेरे साथ बराबर होगा, कास लेमडा बराबर होगा पी रिजल्ट डिवाइड बाई पी। ठीक है, तो इससे मैं पी रिजल्ट मालूम कर सकता हूँ, पी रिजल्ट मेरे साथ बराबर होगा पी कास लेमडा का, पी कास लेमडा का। ठीक है, तो इधर आप लोग देख लें, इधर हमारे साथ पी रिजल्ट आ गया पी कास लेमडा। ठीक है, वेयर पी इज इक्वल टू एक्सियल लोड, पी ये पी है, ये एक्सियल लोड है और ये पी रिजल्ट है, मतलब इसकी वजह से ये स्लिप प्रोड्यूस हो गया। तो और लेमडा एंगल बिटवीन लोड एक्सिस एंड स्लिप डायरेक्शन, लेमडा हमारे साथ ये है, एंगल बिटवीन, ये मेरे साथ लेमडा है, एंगल बिटवीन लोड एक्सिस एंड पी रिजल्ट या स्लिप एक्सिस, ये हमारे साथ स्लिप एक्सिस है, इस डायरेक्शन में स्लिप प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मेरे साथ आ गया P result is equal to P cos lambda. By combining equation 3.1 and 3.2, the result shear stress acting on the slip system is a TRS. ये क्या है? Result shear stress. Result shear stress बराबर है P by A naught cos pi cos lambda. ये कहाँ से आ गया? ये इस इक्वेशन को इक्वेशन 3.2 और ये इक्वेशन नंबर 3.1 है, ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया, इक्वेशन 3.1। तो ये 3.1 और 3.2 को कंबाइन किया तो हमारे साथ ये इक्वेशन आ गया, ये वाला TRS इज इक्वल टू P डिवाइड बाई A नॉट काज पाई काज लेमडा। तो ये किस तरह आ गया? पहले हमारे साथ शेयर स्ट्रेस, हमारे साथ लोड पर यूनिट एरिया, तो शेयर स्ट्रेस अलोंग रिजल्ट डायरेक्शन P रिजल्ट डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्लिप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लिप प्लेन। तो P रिजल्ट हमने मालूम किया है, P रिजल्ट हमारे साथ है P काज लेमडा का, P काज लेमडा का, और ए स्लिप प्लेन हमारे साथ बराबर है इक्वेशन 3.1 से A नॉट डिवाइड बाई कास पाई, A नॉट डिवाइड बाई
cos पाई, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा, ये cos पाई डबल डिवीजन है तो ये ऊपर जाएगा P cos लैम्डा cos पाई, ठीक है। तो मेरे साथ ये बन गया और ये इधर ए नाट आ जाएगा, P डिवाइड बाई ए नाट, ये ए नाट इधर आ जाएगा, cos लैम्डा cos पाई या cos पाई cos लैम्डा। तो ये मेरे साथ बन जाएगा रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस बन जाएगा P डिवाइड बाई ए नाट और cos पाई cos लैम्डा। और इस cos पाई cos लैम्डा को श्मिट फैक्टर कहते हैं, श्मिट SCHMID श्मिट फैक्टर, ठीक है। क्योंकि जो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था इसलिए इसको अपने नाम से किया था, ठीक है, नाम दिया था cos पाई cos लैम्डा को। तो वेयर cos पाई cos लैम्डा रिप्रेजेंट्स इन ओरिएंटेशन फैक्टर अपॉन रेफर टू एज द श्मिट फैक्टर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल अकर व्हेन द रिजॉल्व शियर स्ट्रेस रिजॉल्व विच रिप्रेजेंट द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। जब ये रिजॉल्व शियर स्ट्रेस से जब ये एक्सीड हो जाए, ठीक है, हमारे साथ जो अप्लाइड लोड है, जो शेयर लोड हम अप्लाई करते हैं वो इस रिजॉल्व सिस्टम से एक्सीड करे तो हमारे साथ स्लिप आता है, ठीक है। स्लिप कब आता है? जब हम जो शेयर लोड अप्लाई करते हैं वो इस रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस से एक्सीड कर ले तो उसी पॉइंट पे हमारे साथ स्लिप आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 हमारे साथ है 3 सिलेंड्रिकल शेप टेंसाइल सैंपल। हमारे साथ 3 सैंपल हैं, तीनों सिलेंड्रिकल हैं, ईच 12 मिलीमीटर एंड डायमीटर, हर एक का डायमीटर 12 मिलीमीटर है। ओवर मशीन फ्रॉम 3 डिफरेंट स्पेरिकली शेप्ड सिंगल क्रिस्टल, मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्रिस्टल पे हमने मशीन की, तीनों की डायमेंशन सेम है, 3 सिलेंड्रिकल, एक 1 हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों के डायमेंशन सेम है। अब इसको हमने मशीन की, मशीनिंग प्रोसेस इसमें हमने की, लेकिन जिस क्रिस्टल से हमने इसको मशीन की वो उसका शेप डिफरेंट था, ठीक है। वर मशीन फ्रॉम 3 डिफरेंट स्पेरिकली शेप सिंगल क्रिस्टल, सैंपल ए एंड बी यील्डेड विद अप्लाइड लोड ऑफ 77.1। मतलब सैंपल ए में जब हमने इतना लोड अप्लाई किया 77.1 न्यूटन, जब हमने इस पे 77.1 न्यूटन लोड अप्लाई किया सैंपल ए पे तो इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो गई। सैंपल बी पे जब हमने 56 न्यूटन लोड अप्लाई किया तो इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो गई। अब 2 तो हो गई, एक पे 77 न्यूटन पे यील्डिंग स्टार्ट होगी, दूसरे पे 56 न्यूटन पे। डज द डिफरेंस इन लोड लेवल इंडिकेट दैट द क्रिस्टल पोजेस डिफरेंट स्ट्रेंथ लेवल, मतलब एक 77 न्यूटन पे यील्ड हो गया, दूसरे में यील्डिंग 56 न्यूटन पे स्टार्ट हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। आल्सो व्हाट लोड लेवल वुड बी नेसेसरी टू काज सैंपल सी टू डिफॉर्म, मतलब सैंपल सी में यील्डिंग के लिए कितना लोड रिक्वायर होगा, व्हाट इज द कंट्रोल स्ट्रेस पर यील्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगी। द फैक्ट दैट डिफरेंट लोड लेवल वर नीडेड टू काज यील्डिंग इन सैंपल ए एंड सैंपल बी may indicate that the material in the 2 rods possessed different properties, मतलब इसकी प्रॉपर्टी मतलब सैंपल ए पे यील्डिंग डिफरेंट लोड पे और बी पे यील्डिंग डिफरेंट लोड, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है। देन अगेन द मटेरियल में हैव बीन आइडेंटिकल, मटेरियल तो सेम है, उसका डायमेंशन भी सेम है, बट इंस्टेड मशीन इन आर्बिट्ररी डिफरेंट ओरिएंटेशन फ्रॉम द 3 स्पेरिकल शेप सिंगल क्रिस्टल, मतलब ये हमने मुख्तलिफ क्रिस्टल की मशीन की तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज है। टू रिजॉल्व दिस इशू, अब ये सॉल्व नहीं होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। तो इसकी XRD एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन, तो XRD इसकी हो गई। तो इसके सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल बी के सी के XRD से एक्स से डायफ्रैक्शन रिजल्ट से आ गया पाई, हमारे साथ आ गया पाई, पहले मैंने आपको बता दिया 70.5 आ गया सैंपल ए के लिए, सैंपल बी के लिए 64 आ गया, सैंपल सी के लिए 13 आ गया। इस तरह लेमडा बी मैंने आपको पहले डिफाइन करके लेमडा किया है, सैंपल ए के लिए 29, सैंपल बी के लिए 23, सैंपल सी के लिए 78। और ये पी यील्डिंग लोड है, ए के लिए 77.1 है, बी के लिए 56 है और सी के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने रिजॉल्व शियर स्ट्रेस पढ़ा अभी,
टी ए इक्वल टू पी बाई ए कास पाई कास लेमडा। अब इसमें पी सिंपल ए की हमें गिवन है, ए हमें गिवन है डायमीटर से, और पाई और लेमडा हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से मालूम की। तो इससे वैल्यू हमने पुट की, पी की वैल्यू 77.1 है, ए की वैल्यू ए पाई बाई 4 डी स्क्वायर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, और कास पाई कास लेमडा की वैल्यू पुट करके हमारे साथ टी ए मालूम की। तो टी ए हमारे साथ आ गई 199.029 पास्कल। इस तरह टी बी पी बाई ए कास पाई कास लेमडा सारी वैल्यू मालूम है, तो इससे भी हमारे साथ आ गई 199 किलो पास्कल। ये भी 199 किलो पास्कल आ गई, ये भी 199, मतलब रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस दोनों पे सेम है। बाई कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन, नॉर्मल टू स्लिप प्लेन इक्वेशन 3.4 में है, वो बराबर है सिग्मा ए इक्वल टू पी बाई ए का स्क्वायर पाई और सिग्मा बी इक्वल टू पी बाई ए का स्क्वायर पाई। ये इसमें वैल्यू पुट करके ये मालूम कि, लेकिन ये डिपेंडेंट आ गई, लेकिन स्लिप इस पे डिपेंड नहीं करता, स्लिप डिपेंड करता है रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस पे, ठीक है। तो रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस दोनों के लिए सेम आ गया, ठीक है, डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं। We conclude that the strength of the two sample are similar, approximately 199 kilopascal, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। And that yielding is controlled by the critical resolve, मैंने आपको बता दिया कि yielding डिपेंड करता है इस पे, ठीक है, resolve shear stress acting on the slip system rather than the stress acting normal to the slip plane। नॉर्मल वाले जो हमने मालूम कि ये वाले इस पे डिपेंड नहीं करता, ये वाला स्लिप इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, स्लिप हमारे साथ इस पे डिपेंड करता है, इसलिए स्ट्रेंथ हमारे साथ इस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारे साथ ये सेम है। इट फॉलोज दैट द लोड नीडेड टू डिफॉर्म सिंपल सी विल जनरेट ए शियर स्ट्रेस ऑफ 199 किलो पास्कल ऑन द, मतलब कि हमारे साथ इधर अगर आप लोग देख लें, सिंपल ए के लिए रिजॉल्व शियर स्ट्रेस 199 किलो पास्कल है, सिंपल बी के लिए 199 किलो पास्कल है। इसका मतलब यह है कि सिंपल सी के लिए भी 199 किलो पास्कल होगा। तो टी सी इज इक्वल टू पी बाई ए कास पाई कास लेमडा, पी हम मालूम करते हैं, टी सी 199 किलो पास्कल हम लेंगे, कास पाई और लेमडा की वैल्यू मालूम है, एरिया हमें पता है, तो ई वैल्यू पुट करके आप पी मालूम कर लें, तो पी हमारे साथ आ जाएगी 111 न्यूटन, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई और एग्जाम्पल हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं ज्योमेट्री ऑफ स्लिप की तरफ, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा स्लिप के बारे में। कंसिडर व्हाट हैपन टू द सिंगल क्रिस्टल वंस इट बिगेन टू यील्ड। वी सेड दैट स्लिप ऑन प्लेन्स ओरिएंटेड x डिग्री अवे फ्रॉम द टेंसाइल एक्सिस कैन अकर इन टू वेज, मतलब स्लिप दो तरीक़ों से आता है। दो तरीक़ों से किस तरह? एक स्लिप इस तरह आता है कि स्लिप इसमें प्रोड्यूस हो जाए लेकिन इसका शेप चेंज ना हो। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसमें स्लिप प्रोड्यूस हो जाए लेकिन उसके साथ इसका शेप चेंज होता है। और ये इस स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, इधर अगर आप लोग देख लें, ये मेरे साथ ओरिजिनल क्रिस्टल है। जब इस पे आप शेयर लोड अप्लाई कर लें तो एक तरीक़ा ये इस तरह स्लिप प्रोड्यूस होता है। अगर इसको आप देख लें तो शेप चेंज नहीं हुआ, स्लिप प्रोड्यूस हुआ है लेकिन शेप चेंज नहीं हुआ है। इधर अगर आप देखते हैं ये डिफॉर्म हुआ है, बेंडिंग इसमें आई है, ये डिफॉर्म हुई है, इधर देख ले आप डिफॉर्म हो गई। तो स्लिप दो तरीक़ों से प्रोड्यूस होता है, एक इस तरह की स्लिप आता है लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होता, एक इस तरह की इसमें स्लिप प्रोड्यूस होता है लेकिन इसका शेप चेंज होता है। तो इस किस्म की स्लिप को हम स्लिप कहते हैं और इस किस्म की स्लिप को हम ट्वेनिंग कहते हैं। ट्वेनिंग फिनोमेना जिसमें शेप चेंज होता है, ठीक है। तो इधर लिखा है Consider what happened to the single crystal once it began to yield. We see that slip on planes oriented x degree away from the tensile axis can occur in two ways. First, the plane can simply slide over one another without changing their relative orientation to the load axis. This would be analogous to अपसेटिंग ग्रुप्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑन ए टेबल। कार्ड्स की तरह है, कार्ड जिस तरह आप कार्ड चेंज करते हैं इसका शेप, इसका स्लिप इसमें प्रोड्यूस होता है तो इसका शेप चेंज नहीं होता। और डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि दो किस्म की स्लिप हैं, एक में शेप चेंज नहीं होता, एक में शेप चेंज होता है, ठीक है। तो जिसमें शेप चेंज नहीं होता उसको हम स्लिप कहते हैं और जिसमें शेप चेंज होता है उसको हम ट्वेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये हमारे साथ इसका एग्जाम्पल है कि हमारे साथ ये हमारे साथ स्लिप है और ये हमारे साथ ट्वेनिंग है। इसको अगर आप देख ले तो ये रोटेट हुई है, बेंडिंग इसमें आई है तो इसका शेप चेंज हुआ है। तो शेप जिसमें चेंज हो जाए तो उसको हम ट्वेनिंग कहते हैं, ठीक है।
Geometry of slip. The slip planes are forced to rotate after a given amount of extension is bound to Li divided by L naught is equal to sin x naught divided by sin xi, where Li gauge length before and after plastic flow. Our x naught and xi angle between slip plane and stress axis before and after प्लास्टिक फ्लो रिस्पेक्ट। अब एल नाट क्या है, एल आई क्या है, ठीक है। तो इसका गेज लेंथ, तो इधर एल नाट मैं आपको शो करता हूँ। एल नाट हमारे साथ एक एक्चुअल लेंथ है, एक हमारे साथ गेज लेंथ है। एक्चुअल लेंथ हमारे साथ इसका जो टोटल लेंथ है ये हमारे साथ ये इसका जो टोटल लेंथ है ये हमारे साथ एक्चुअल लेंथ है। टोटल लेंथ ये हमारे साथ एक्चुअल लेंथ है, और एक हमारे साथ है गेज लेंथ। तो गेज लेंथ हमारे साथ जो एक्सपेरिमेंट में अंडर कंसिडरेशन हो, फर्ज कर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ गेज लेंथ जो अंडर कंसिडरेशन हो, तो इसको हम गेज लेंथ कहते हैं। इसको हम कहते हैं जो अंडर कंसिडरेशन हो एक्सपेरिमेंट में, तो इसको हम गेज लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ दो गेज लेंथ हैं, एक हमारे साथ एल नाट है, तो एल नाट हमारे साथ इस ये गेज लेंथ है, तो इसको हम एल नाट कहते हैं। अब ये लेंथ हम मतलब इधर मैंने पॉइंट शो किया है, ये पॉइंट है, ये मैंने मार्क किया है, ये मैंने मार्क किया है। जब इस पर एक्सियल लोड अप्लाई हो और ये शेप चेंज हो जाए, तो इसके बाद ये मार्क इस पर होंगे, तो ये लेंथ मेरे साथ एल आई होगा। एल नाट मेरे साथ क्या है, गेज लेंथ बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। गेज लेंथ बिफोर प्लास्टिक फ्लो, गेज लेंथ बिफोर प्लास्टिक फ्लो। और जब ये प्लास्टिक फ्लो इसमें आ जाए या इस तरह, तो फिर उसको हम कहते हैं एल आई। एल आई क्या है, गेज लेंथ आफ्टर प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। ये एल नाट सॉरी, और ये जब प्लास्टिक फ्लो इसमें आ जाए तो हमारे साथ इसका जो लेंथ होगा वो हमारे साथ एल आई होगा। और हमारे साथ एक्स नाट है, एक्स नाट एंगल बिटवीन स्लिप एंड लोड एक्सिस, इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे साथ एक्स नाट है। और आफ्टर प्लास्टिक फ्लो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे साथ एक्स आई है। तो गेज लेंथ एल नाट है बिफोर प्लास्टिक फ्लो, एल आई है आफ्टर प्लास्टिक फ्लो। एक्स नाट हमारे साथ एंगल है बिटवीन स्लिप एंड एक्सिस ऑफ लोड, ठीक है, बिफोर फ्लो। और एक्स आई हमारे साथ एंगल है बिटवीन लोड एक्सिस एंड स्लिप डायरेक्शन आफ्टर प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। तो हमारे साथ इनके दरमियान रिलेशन है एल आई डिवाइड बाई एल नाट इज इक्वल टू साइन एक्स नाट डिवाइड बाई साइन एक्स आई, ठीक है। और एल नाट और एक्स नाट और एक्स आई मैंने आपके सामने डिफाइन की। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। फ्रॉम द वर्क ऑफ स्मिथ एंड बॉस, ये साइंटिस्ट के नाम है। व्हेन एक्स नाट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, एक्स नाट दी मैंने आपको बता दिया, लैम्डा मैंने आपको बताया है, ठीक है। द शियर स्ट्रेन गेमा आफ्टर ए गिवन अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज फाउंड टू बी गेमा इज इक्वल टू 1/sin एक्स नाट। गेमा क्या है, शियर स्ट्रेन है, 1/sin एक्स नाट एल आई डिवाइड बाई एल नाट होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा नाट होल पावर 1/2 माइनस काज लैम्डा नाट। और ये सारे फैक्टर डिफाइन है, ठीक है, पहले मैंने आपको डिफाइन किया है। नोट दैट गेमा इज डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लाइड एलिमेंट्स, ग्लाइड एलिमेंट जो प्लेन स्लिप हो जाते हैं, एंड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन। फर्दर मोर इक्वेशन 3.6 इज वैलिड विद ओनली वन स्लिप सिस्टम इज एक्टिव। ये तब वैलिड है जब स्लिप सिस्टम एक है, लेकिन हमारे साथ स्लिप सिस्टम मोर देन वन होंगे, ठीक है। एक तो नहीं होता, मतलब हमारे साथ एक सैंपल में हमारे साथ मोर देन वन, सैकड़ों और हज़ारों स्लिप सिस्टम और इससे भी ज़्यादा स्लिप सिस्टम होते हैं। सिंस मल्टीपल स्लिप्स इन्वॉल्व इन अनडिफाइंड अमाउंट ऑफ क्रिस्टल रोटेशन फ्रॉम ईच सिस्टम, द रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू पी बाई ए साइन एक्स नाट 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा नाट और डिवाइड बाई एल आई बाई एल नाट पावर 1/2, ठीक है। तो हमारे साथ ये फार्मूला ये वन स्लिप सिस्टम के लिए है, वन स्लिप सिस्टम के लिए है, और ये हमारे साथ मोर देन वन स्लिप, जब स्लिप सिस्टम मोर देन
मोर देन वन स्लिप सिस्टम, और हकीकत में हमारे साथ स्लिप सिस्टम 1 से ज़्यादा होते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, प्लास्टिक एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, तो हमारे साथ एक आइसोट्रॉपी है, एक हमारे साथ एन आइसोट्रॉपी है। तो आइसोट्रॉपी मतलब कि हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर हम प्लेन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हमारे साथ आइसोट्रॉपी में डिपेंड नहीं करता, हर प्लेन में हम हर प्लेन में हमारे साथ प्रॉपर्टी सेम होते हैं। एनिसोट्रॉपी में हम लेते हैं रियल केसेस जिसमें हमारे साथ प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। व्हेन ए शीट और रॉड कंटेन्स ए प्रॉपर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म इन एन आइसोट्रॉपिक मैनर इज अल्टर्ड। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे साथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे साथ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और पहले हमने ये हमारे साथ ये जो हमने लिखा है एल माइनस ई एल माइनस ई डब्ल्यू प्लस ई टी में लिखता हूँ। इधर आपके साथ एक रेक्टेंगुलर शेप, फॉर एग्जांपल एक कपड़ा है या कोई चीज़ है, इसका शेप मैं बनाता हूँ। इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ एल है। इस तरह ये इसके वेट है, ये वाला इसकी वेट है। अब ये वाला ये इसकी थिकनेस है, ये वाला ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमने कहा कि एप्सिलॉन एक्स एक्सिस स्ट्रेन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, स्ट्रेन एलॉन्ग वाई एक्सिस और स्ट्रेन एलॉन्ग जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारे साथ इसको मैं एप्सिलॉन एल कहता हूँ एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, प्लस एप्सिलॉन वाई को डब्ल्यू कहता हूँ, और प्लस एप्सिलॉन टी थिकनेस को हम 0। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ई टी। ठीक है, एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू ई में लिख सकता हूँ माइनस इस साइड पे अगर लिख लो ये डब्ल्यू है। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन टी, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो इधर लिखा है एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन टी। ठीक है, अब हमारे साथ ये नेग्लेजेबल है, ये हमारे साथ अगर आप एक कपड़ा ले लें, इधर कफन लिखा है, कफन मतलब कफन का कपड़ा आप ले लें तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसमें स्ट्रेंथ हमारे साथ नेग्लेजेबल होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब स्ट्रेन हमारे साथ बराबर है, स्ट्रेन का फार्मूला हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एल डिवाइड बाई एल नॉट, ये हमारे साथ स्ट्रेन का फार्मूला है। तो इसके साथ इधर मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ एल नॉट एल डिवाइड बाई एल नॉट, ये नहीं एल डिवाइड बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट। ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर लिखा है एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एल डिवाइड बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो और ये टर्म एप्सिलॉन ये हमारे साथ 0 है, नेग्लेजेबल है। ए यूजफुल पैरामीटर टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन इन आइसोट्रॉपी इन ए शीट एज आइडेंटिफाई बाई आर। आर हमारे साथ एक फैक्टर है जो प्लास्टिक इन आइसोट्रॉपी डिफाइन करता है। ठीक है, और आर हमारे साथ बराबर है स्ट्रेन एलॉन्ग वेट डिवाइड बाई स्ट्रेन एलॉन्ग लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये थिकनेस वाला हमने नेग्लेजेबल कंसिडर किया। ठीक है, अब हमारे साथ आर फैक्टर डिपेंड करते हैं। आर इन इलास्टिक मॉडुलस वैल्यू typically vary with the plane of the texture sheet. It is common to describe an average R value. R value का हम एवरेज मालूम करते हैं। एवरेज मतलब, अब इसका क्या मतलब है आपके साथ, जो पहले मैंने ये ड्रा कर दे ये वाला, या आप सिंपल रेक्टेंगल ड्रा कर ले ये वाला, तो एक आप आर नॉट मतलब कि आर की वैल्यू ऑफ आर एलॉन्ग 0 डिग्री एंगल पैरेलल। ठीक है, आर 45 का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ आर एलॉन्ग 45 डिग्री, आर 90 मतलब कि एलॉन्ग वैल्यू ऑफ आर एलॉन्ग
90 डिग्री। तो एक दफ़ा आप ये मालूम कर ले, आर इससे मालूम कर ले, 2 दफ़ा आप इससे और 1 दफ़ा इससे। तो R0 प्लस 245 प्लस R9 इसका एवरेज ले ले, डिवाइड बाई 4 वैल्यूज़ है तो 4 पे डिवाइड कर ले, ठीक है। आइडियल टेक्सचर डिस्क्राइब प्रीवियसली R बार इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द मटेरियल बिहेव इन एन आइसोट्रॉपिक मैनर, R बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। आइडियल कंडीशन में R बार की वैल्यू हमारे साथ इन्फिनिटी होगी, ठीक है, और आइसोट्रॉपिक मैनर में हमारे साथ R बार की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो R हमारे साथ एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन ऑफ स्लिप इन ट्वेनिंग डिफॉर्मेशन, तो ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि स्लिप हमारे साथ ये चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि स्लिप में हमारे साथ शेप चेंज नहीं होता और ट्वेनिंग में हमारे साथ शेप चेंज होता है। और ये मैंने आपके सामने एग्जांपल भी बता दिया, आपको वो डायग्राम भी बता दिया, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें डिस्कस हुई है, डिफरेंस बिटवीन ए स्लिप्ड वर्सेस ए ट्विन क्रिस्टल एज द शेप चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम दिस डिफॉर्मेशन, वेयर आल्सो स्लिप इन्वॉल्व ए सिंपल ट्रांसलेशन अक्रॉस स्लिप। स्लिप में क्या है, सिंपल ट्रांसलेशन होता है लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होता, सच दैट वन इज रिजिड पोर्शन ऑफ द सॉलिड मूव्स रिलेटिव टू द अदर, लेकिन डिफॉर्म न हो जाए। द ट्विन बॉडी अंडरगोज ए शेप चेंज, ट्विन में हमारे साथ शेप चेंज आता है, तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अकॉर्डिंग टू बिल्बी एंड क्रॉकर, डिफॉर्मेशन ट्विन इस साइंटिस्ट के नाम है। ए डिफॉर्मेशन ट्विन्स इन ए रीजन ऑफ a crystalline body which had undergone a homogeneous shape deformation in such a way that the resulting product structure is identical with that of the present but oriented differently, ठीक है। मतलब हमारे साथ ट्वेन में ऐसी डिफॉर्मेशन आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन इसमें आता है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल यूनिफॉर्म हो, जो डिफॉर्मेशन उसमें आता है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल यूनिफॉर्म हो। अब ये हमारे साथ ओरिजिनल क्रिस्टल है, ये हमारे साथ स्लिप है और ये हमारे साथ ट्वेनिंग है, ठीक है। तो आपको सेम क्लियर नज़र आते हैं। और ये ट्वेनिंग किस तरह आए हैं, डिफॉर्मेशन इसमें यूनिफॉर्म है। अगर इसमें आप डिफॉर्मेशन चेक कर लें तो डिफॉर्मेशन इसमें यूनिफॉर्म है, ठीक है। और आखिरी स्लाइड, कंपैरिजन ऑफ स्लिप इन ट्वेनिंग डिफॉर्मेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफॉर्मेशन ट्विन्स एंड इनीलिंग ट्विन्स, ठीक है। द डिफॉर्मेशन इनीलिंग हमारे साथ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। द डिफॉर्मेशन ट्विन्स इन द जिंक स्पेसिमेन वर जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वेयर द इनील ट्विन्स इन द ब्रॉस सैंपल प्री एग्जिस्टेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द इनील ट्विन्स वर फॉर्म्ड इंस्टेड ड्यूरिंग प्रायर हीट ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रॉस एंड एसोसिएटेड विद रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रेन। मतलब हमारे साथ इसमें इनीलिंग में जो हीट ट्रीटमेंट हम देते हैं तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, दोबारा रिशेप होता है, हमारे साथ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो सिंपल हमारे साथ स्लिप और ट्वेनिंग में फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि स्लिप में हमारे साथ शेप चेंज नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता, और ट्वेनिंग में शेप चेंज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया।